यस सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2026 वालों, आप सभी लोगों के लिए एक ईएसजी का गाइडेंस वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी लोगों के लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं एंड सर यहां से आगे हमें एग्जैक्टली प्रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए ये आपके लिए एक छोटा सा गाइडेंस वीडियो एंड तक सुनना, क्योंकि एंड तक बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पे आने वाली। सबसे पहले सर, सबसे पहले पढ़ाई शुरू करने के पहले एक बार ईएसजी का एबीसी एनालिसिस देख लो कि सर वो एनालिसिस किसका है जिससे हमें समझ में आएगा कि हमें फोकस कहां पे रखना है ना। ये पहले ही बता देता हूं, ये एनालिसिस बस एक प्रिडिक्शन है। ये आपको ये नहीं बता रहा है कि सिर्फ पार्ट ए कैटेगरी करके जाओ पास हो जाओगे, नहीं। ये बस आपके लिए गाइडेंस है कि आप इस सीक्वेंस में ध्यान दे सकते हो और प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि ये चैप्टर्स प्रायोरिटी में देखना, बी और सी वाले थोड़ा लेस प्रायोरिटी में चले जाएंगे अकॉर्डिंगली। सर पार्ट ए कैटेगरी ए, कोई दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। पार्ट बी और पार्ट सी दोनों के दोनों 35 मार्क्स को आते हैं मिला के, वो पार्ट ए में अंदर आने ही वाला है। सर देन चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 9, 10, 16 ये है आपकी कैटेगरी ए। सर 3 पे तो इंडिविजुअली 10 से 15 मार्क का सवाल मिनिमम आने वाला है। बाकी के जो चैप्टर्स है उन पे मिनिमम 5 से ज्यादा आते हुए दिखाई दिया है पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सारे के सारे। मिनिमम 5 तो आने ही वाला है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। देन सर बी कैटेगरी में कौन से डाले आपने? बी कैटेगरी में आता है आपका 8 बोर्ड डिस्क्लोजर, वेबसाइट डिस्क्लोजर। आएगा तो भी डायरेक्ट आएगा। बी कैटेगरी की खासियत यही है कि आएगा तो भी डायरेक्ट आएगा, केस स्टडी नहीं आएगा। तो आपको बस पढ़ना है लेकिन एकदम घुसना नहीं है उसके अंदर, ये अच्छी बात है आपके लिए। 11th हो गया बोर्ड एथिक्स, डायरेक्ट सवाल आएगा। चैप्टर 12 फुद्दू सा छोटा सा चैप्टर है, डायरेक्ट सवाल आएगा। 13 एंड 15 सर एनवायरमेंट वाले चैप्टर्स, सर बहुत बोरिंग है, सर बहुत बोरिंग है, कैसे करेंगे हम, रोना आ जाता है हमको वो पढ़ के। लेकिन मजे की बात याद रखना, इंस्टीट्यूट इन चैप्टर्स पे 7 से 8 मार्क का सवाल पूछती है। इन फुद्दू चैप्टर्स पे ही 7 से 8 मार्क का सवाल आता है और वो सवाल एकदम डायरेक्ट, एकदम इजी, एकदम बेसिक लेवल का सवाल होता है। तो अगर आपने चैप्टर थोड़ा भी अच्छे से किया है तो मार्क्स आपके फ्री के मार्क्स है। और मजे की बात ऐसी है कि ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस कई बार ऑप्शन में आ जाते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट जो ऑप्शन होता है वो डिफिकल्ट होता है और ये बहुत ईजी होता है। तो अगर आपने इन चैप्टर्स को इग्नोर किया है तो मार्क्स गवाओगे। बी में इसीलिए है, भले ही मार्क आते हैं फिर भी बी में इसीलिए है क्योंकि मेहनत कम है। देन सी में आते हैं सर आपकी 1 एंड 2। सर थैंक यू सर, हमें तो पहले से पता था। 1 एंड 2 तो वैसे भी छोड़ने का प्लान करते, बहुत पिटाओगे, ठीक है। पहले भी बोल चुका हूं 1 एंड 2 छोड़ना नहीं है, जितना बोला है एटलीस्ट उतना तो करके जाना ही जाना है। और खास के खास आपको मैं बता दूं कि इन दोनों में अमेंडमेंट्स भी आए हैं थोड़े से, तो कहीं ना कहीं पे इन अमेंडमेंट्स में से शायद इनके ऊपर सवाल आने की संभावना बनी रहेगी। अमेंडमेंट्स के बारे में अपन बाद में बात करेंगे कि वो कैसे कवर होने वाले हैं। 7, 14 एंड आपका 17 सर 7 प्रमोटर वाला, प्रमोटर कंपनी, फैमिली ओन कंपनी, इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। 17 सीएस का एम्पावरमेंट, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ज्यादा फोकस नहीं होगा। 14 बहुत अच्छा चैप्टर है बट सीएसआर 99% बच्चे ओपन बुक में लेते हैं, तो आपको ईएसजी में सीएसआर पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत एज सच नहीं है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। सर रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए हमारा, यहां से आगे आने वाला रिवीजन प्लान। यार मिनिमम 3 रिवीजन प्लान करो। सर अगर आपका क्लास के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया है तो आप समझ के लो आपके पास लगभग 4 मंथ्स 20 डेज है। मैं ऑनेस्टली बताता हूं ना, तो ऑनेस्टली आपके मिनिमम 5 रिवीजन कंप्लीट हो सकते हैं एग्जाम रिवीजन को छोड़ के। बट फिर भी लेस एम्बिशियस बन के मैं आपको कह रहा हूं मिनिमम 3 कर लो। शायद लेक्चर्स बचे हुए और 15-20 दिन आपका बैकलॉग आपके एंड पे है, तो मिनिमम 3 कर लेना। मिनिमम 3 एक्सक्लूडिंग एग्जाम वाला। सर एक्सक्लूडिंग एग्जाम को छोड़ के 3 करना और एग्जाम का पहले वाला आपका 4th रिवीजन हो जाएगा, उतने तो मिनिमम कर लेना। और मजे की बात ऐसी है, अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो ये सब डबल कर देना बेटा, डबल, मिनिमम 6, मिनिमम 7 पे चले जाना। बहुत ग्रुप दे रहे हो तो मिनिमम 3 का क्राइटेरिया है बेटा। एंड मैं आपको कह रहा हूं कि ईएसजी का बेस्ट पार्ट क्या है, ईएसजी के पहले छुट्टी होती है। बोथ ग्रुप वालों को जो बीच में छुट्टी नहीं मिलती, ईएसजी के पहले छुट्टियां भी अच्छी आती है, तो ईएसजी की अच्छी रिवीजन हो जाती है पहले भी। तो मिनिमम 3 तो करना ही करना है, उससे ज्यादा करोगे बेटर है। फर्स्ट रिवीजन जब आप ईएसजी की करने को बैठोगे, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर फर्स्ट रिवीजन को कितना टाइम जाएगा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कहीं से ना कहीं से 5 to 6 डेज लगने चाहिए पहली रिवीजन कंप्लीट करने के लिए सारे चैप्टर्स की। अगर आप सिर्फ ईएसजी उठाते हो तो सर मैं 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ता हूं, तो सीधी सी बात है दोनों सब्जेक्ट्स का टाइमलाइन मिला के आपको फर्स्ट रिवीजन को जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ईएसजी पढ़ने को बैठो तो 5 से 6 दिन में फर्स्ट रिवीजन हो जानी चाहिए। बट फर्स्ट रिवीजन है, स्लोली जाओ। ऐसा हो सकता है कि शायद आपको 6 दिन की जगह 7 दिन लग गए, 8 दिन लग गए, दैट इज ओके। फर्स्ट रिवीजन डिजर्व्स इट्स टाइम, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन को मैं हमेशा कहता हूं दिस इज योर मेक और ब्रेक रिवीजन। ये रिवीजन अच्छे से हो गई तो अगले आने वाले रिवीजन में अपने आप टाइमलाइन कम होगी।
जैसे पहली रिवीजन 7-8 दिन भी चली पर बहुत प्यारे तरीके से की, तो आपको अचानक से सेकंड रिवीजन शायद आप 5 या 4 दिन में कंप्लीट कर पाओगे, उसके आगे आने वाली 3 या 2 दिन में। तो ये धीरे धीरे कंप्लीट होगा और आराम से हो जाएगा। और ईएसजी के लिए आपको टाइमलाइन ऐसे छोटे छोटे करते जाने की जरूरत नहीं होती। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं हमेशा कहता हूँ रिवीजन के लिए, अगर पहली रिवीजन 5 दिन में की तो दूसरी 4 में करना, फिर 3 में करना, फिर 2 में करना, क्योंकि आपका फर्नेस छोटा छोटा होते जाना चाहिए, क्योंकि एंड में जाके आपको कहीं ना कहीं पे 1 दिन पहले रिवाइज करना है सब कुछ। तो यहां पे लेकिन ईएसजी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। आप ईएसजी को 3 दिन पे आके छोड़ दोगे ना तो भी चलेगा, यानी मिनिमम 3 दिन लगते हैं ईएसजी को रिवीजन को, चलेगा। क्योंकि ईएसजी के एग्जाम के पहले मिनिमम 3 दिन आपको रिवीजन को वैसे भी देने हैं, तो कोई प्रॉब्लम एज सच आपको नहीं आएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देन एटलीस्ट एक पेपर ईएसजी का आपको सॉल्व करना है टाइमर लगा के। जो अभी जून 26 वाला आया है वही दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जून 26 वाला पेपर बैठना है, टाइमर लगाना है, शिद्दत से पूरा का पूरा पेपर टाइमर लगा के कंप्लीट करो। एक पेपर दे दो, बाकी हंड्रेड्स ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स, हंड्रेड्स ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस ओवरव्यू भी कर लोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक पेपर सॉल्व कर लेना। प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, ईएसजी में ना जेनेरिक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। जेनेरिक मतलब क्या, मन से लिखना पड़ता है। तो मन से लिखने की जब तक आप अपने आपको आदत नहीं डालोगे तब तक वो होगा नहीं। तो एक पेपर सॉल्व करना इज द बेस्ट थिंग। आपको समझ में आएगा कि मन से लिखते कैसे, एलैबोरेट कैसे करते हैं, ये आपको थोड़ा समझ में आएगा। क्योंकि आप डायरेक्टली मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट ईएसजी में नहीं कर पाओगे, क्योंकि ईएसजी वास्ट बहुत है। देन एक चीज याद रखना, आपके ईएसजी के रिविजन्स को 3 से 3.5 डेज रखने हैं एग्जाम के पहले। मतलब एग्जाम अगर 21 से है तो 20, 19, 18 ईएसजी के लिए रिजर्व्ड होने चाहिए। वैसा ही आपका शेड्यूल प्रिपेयर करना, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो वैसे ही प्रिपेयर करना। और एक फाइनल प्रो टिप, एक रैंकर की टिप आपके लिए। क्या टिप है सर? ईएसजी पढ़ते वक्त बोर होगा, कभी ना कभी हो सकता है कि थोड़ा आपको बोर हो रहा है, थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ईएसजी पढ़ने के लिए कुछ प्रो टिप्स आपके लिए। नंबर 1 प्रो टिप है बैलेंस, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स और अनइंटरेस्टिंग चैप्टर्स का बैलेंस बना के पढ़ो। सर सारे इंटरेस्टिंग पहले पढ़ लिए, सारे बोरिंग एंड में रख दिए, मर जाओगे। सर एक इंटरेस्टिंग एक बोरिंग, एक इंटरेस्टिंग एक बोरिंग, ऐसा कुछ तो कॉम्बिनेशन करो। मैंने आपके लेक्चर्स भी उसी हिसाब से लिए थे, आपको पता है, एक बोरिंग एक इंटरेस्टिंग, एक बोरिंग एक इंटरेस्टिंग, ताकि ईएसजी आपका इंटरेस्ट बना रहे एंड तक। एंड आई होप आई वाज एबल टू डू दैट सक्सेसफुली। तो फिर ये एक प्रो टिप है, तो आप भी बैलेंस में पढ़ाई करो, एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा एक बुरा, तो ये एक हेल्पफुल होगा। एंड वन मोर प्रो टिप फ्रॉम माय साइड। सर मान लीजिए मैंने पहले रिवीजन में क्या प्लान किया था, मैं 3 गया, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा, 6 देखा, 7 देखा, ऐसा मैंने एक दिन में प्लानिंग किया था। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवीजन को बैठूंगा ना, मैं वापस 3, 4, 5, 6, 7 इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाई करूंगा, मैं उल्टी सीक्वेंस में जाऊंगा। 7, 6, 5, 4, 3 में जाऊंगा। सर ये उल्टी सीक्वेंस बहुत काम आती है। क्यों आती है? क्योंकि ईएसजी में जो आप एंड में चैप्टर्स उठाओगे ना, वो आपकी मेमोरी से वाइप आउट हो जाते हैं, क्योंकि एंड तक आपका दिमाग थक जाता है और वहां पे आता है प्रॉब्लम। तो इसीलिए सीक्वेंस चेंज करनी है। किसी दिन 3 चैप्टर फर्स्ट में आएगा तो किसी दिन 3 चैप्टर एंड में जाना चाहिए, उसके रिप्लेसमेंट आना चाहिए। तो एक बैलेंस बना रहेगा और एक अच्छी प्रिपरेशन होगी एंड तक। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्रो टिप है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। कोशिश करो और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को जितना एंड में रख सकते हो उतना अच्छा है। जब ताकत नहीं होती तो चैप्टर इंटरेस्टिंग होता है, तो ताकत अपने आप आ जाती है। बोरिंग चैप्टर एंड में रखोगे, ताकत मर जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। आई होप यू आर गेटिंग द टिप्स। देन सर हाउ टू रिवाइज। सर रिवाइज कैसे करना है, बच्चों का मुझे मैसेज आते रहता है कि सर अभी पढ़े कैसे, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। एक तो नंबर 1 चीज आप समझ लो, आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो। एग्जीक्यूटिव की स्ट्रैटेजीज यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेबल होती है, कुछ अलग नहीं करना होता है। तो पढ़ना कैसे, ये सवाल पूछ के कोई मतलब ही नहीं है। आपने जो एग्जीक्यूटिव में किया है वही अप्लाई करना है यहाँ पे। बस हाउ टू रिवाइज के लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स देके आया हूं। सर वॉच रिवीजन सेशंस। ऑलरेडी मेरे पार्ट ए का कैटेगरी पूरा का पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और जो मैं आपके लिए यहाँ पे करने वाला हूं उसके बाद आप समझ लो 99% ईएसजी पूरा यूट्यूब पे आ जाएगा रिविजन्स के माध्यम से। तो वो आप रिवीजन सेशन देख सकते हो, ऑप्शनल है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको रिवीजन सेशन देखने की इच्छा नहीं है, तो वो डायरेक्ट सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की रिवीजन करके सेल्फ स्टडी कर सकता है, इजी फुद्दू चैप्टर से डायरेक्टली खुद भी पढ़ने को बैठ सकता है। दिस डिपेंड्स अपॉन यू।
मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि मेरी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए आ जाओ रिवीजन सेशन देखो, नहीं, आपको जरूरत है तो देखो, नहीं जरूरत तो मत देखोगे तो भी चलेगा। हाँ, बट ये आपके लिए मेरी तरफ से डेफिनेटली ऑन होगा, और ये अच्छा स्ट्रेटजी भी है। जो बच्चे पहली रिवीजन करते हैं ना, उन्होंने मेरे हिसाब से फर्स्ट रिवीजन में रिवीजन सेशंस का यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, फर्स्ट रिवीजन में बहुत टाइम जाता है बच्चों का। मैंने सुना है बच्चे ऐसे 15-15, 20-20 दिन वेस्ट कर देते हैं पहले एक सब्जेक्ट की रिवीजन। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 7-8 दिन इज मोर देन सफिशिएंट। तो अगर आप 15-20 दिन लगा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं पे आप खुद से पढ़ने को बैठ रहे हो, कंसेप्ट भी समझ के ले रहे हो, फिर रिवाइज कर रहे हो, तो बहुत टाइम जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में रिवीजन सेशंस आपकी हेल्प कर सकते हैं, कंसेप्ट आपको समझा के दे देंगे, आपका बस याद करने का पॉइंट रह जाएगा फर्स्ट रिवीजन में। सो इस तरीके से रिवीजन सेशंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। सेकेंड, ट्राई एंड रीड एंड ट्राई टू लर्न द कंटेंट। आसान है, जो अपन हमेशा करते हैं, कंटेंट को करना है, पढ़ना है। चैप्टर उठा लिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल चैप्टर 3 देख रहा हूं सर, कॉन्सेप्ट्स खुद से पढ़ने को बैठूंगा, पूरा दिन निकल जाएगा। मत कर भाई, मेरा 5-6 घंटे का मैराथन है, वो जाके देख ले, फिर बस रीड करने का काम रह जाएगा, लर्न करने का काम रह जाएगा। तो इतना कर लोगे, काम हो जाएगा। फिर सर इमीडिएटली क्या कर लो, उस चैप्टर के PYQ सॉल्व कर लो, उठा लो। लिखना नहीं लिखना आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यू नीड राइटिंग प्रैक्टिस, जाके लिखो। अगर नहीं जरूरत तो सिर्फ ओवरव्यू देख ले, आगे बढ़ जाओ। तो ये आप कर सकते हो। दिस इज वन फॉर एवरी चैप्टर ऑफ ESG। सम गाइडेंस, मैंने आपके लिए कुछ गाइडेंस यहाँ पे रखा है, सब याद होगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड मल्टीपल रिविजन्स। ऐसा नहीं होगा कि पहली रिवीजन या दूसरी रिवीजन के बाद आपको लगेगा कि ESG तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे फिंगर टिप्स पे है, घंटा नहीं होगा। ESG विल डिमांड इट्स टाइम एंड यू हैव टू गिव दैट टाइम। मल्टीपल रिविजन्स लगेंगे, बट याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना। जो इंटेंट है वो याद हो जाएगा, जो हेडिंग्स है वो याद हो जाएंगे, अंदर का तो अपन मन से अपने बना लेते हैं ESG में, ये याद रखना। प्रिपेयर अ प्रॉपर कैलेंडर एंड रेडी शेड्यूल। अभी से एक कैलेंडर बनाना चालू कर दो। देखो आपके रिविजन्स वगैरह भी वाइंड अप हो जाएंगे बाय अगस्त 31 अगस्त से पहले मेरा सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा, आपके लिए जो भी लेना है वो। तो उसके बाद आपका पूरा सेल्फ स्टडीज होनी चालू होने वाला है मेरे एंड से। लेक्चर्स तो ऑलरेडी वाइंड अप है, रिविजन भी मेरे एंड से 31 अगस्त तक वाइंड अप हो रहे हैं। तो एक प्लान बनाओ कि 1 सितंबर से आगे आने वाले एग्जाम तक मैं कैसे रिवाइज करने वाला हूं। प्रॉपर डेली शेड्यूल, इतने बजे उठूंगा, मतलब अभी से ही बना दो, इतने बजे उठूंगा, ये मेरा दिन का चर्या रहेगा, ऐसे 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 मैं सब कुछ करने वाला हूं, ये अभी से बना के रख लो। साथ ही साथ एक कैलेंडर बनाओ कि मैं रिवीजन कैसे करने वाला हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। उस कैलेंडर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर पीरियड रखना, और उस कैलेंडर में सर कॉलेज के बीच में एग्जाम्स आएंगे, दिवाली आएगी, ये आएगा, फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा, बफर पीरियड के साथ कैलेंडर बनाना। अनरियलिस्टिक कैलेंडर मत बनाना, लेकिन जो कैलेंडर बनाओगे उसको दिल पे हाथ रख के फॉलो कर लेना, ठीक है। आप खुद कैलेंडर बनाओगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कैलेंडर बनाया 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त ESG के लिए रिजर्व्ड है। इन 5 अगस्त के दिनों में मैं पूरा ESG खत्म करने वाला हूं, कैलेंडर का पहला हिस्सा। फिर ऐसे पूरा कैलेंडर एंड तक बनाने की सोचो। कैलेंडर एंड तक बनाने के टाइम पे बहुत सोच समझ के बनाना, बीच की दिवाली की छुट्टियां, बीच के बफर पीरियड, कॉलेज के एग्जाम, सब कुछ कंसिडर करके बनाना। याद रखना इस बात को। एंड ये एक और चीज कैलेंडर बनाते हुए खास करके याद रखना, जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, आपका ESG का तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, बट जो बीच में गैप नहीं आ रहा है, उसमें जो एंड में सब्जेक्ट आएगा, उसका रिवीजन आपके ESG के रिवीजन के पहले होना चाहिए, एंड वाले रिवीजन के पहले। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपको ऐसा फेस करने को मिलेगा कि आपने अगर जो सबसे एंड में आता है, CMADD सबसे एंड में आता है, आपने CMADD को एक 15-20 दिन पहले रिवाइज कर रखा था, दिसंबर के एकदम 1 दिसंबर के पहले, तो बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। फिर CMADD को डायरेक्टली एक दिन में कर भी नहीं कर पाओगे। तो ESG के पहले आपका CMADD का मेजॉरिटी पोर्शन कवर्ड होना चाहिए ESG के रिवीजन के पहले, ताकि CMADD तक आपके दिमाग में वो बना रहे। ये एक पॉइंट याद रखना कैलेंडर और शेड्यूल में। ना सपोर्ट फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले आपके लिए मैराथन रिवीजन्स आने वाले विथ मी बाय एंड ऑफ अगस्त। ऑलरेडी जो यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है उनको छोड़ के कंटेंट आने वाला है। मतलब आप समझ लो यूट्यूब पे कैटेगरी A पूरी है, बट कैटेगरी B और C दोनों भी पूरे आ जाएंगे एक ही प्लेलिस्ट में, एक ही जगह पे। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मेरी तरफ से आ जाएगा एक जगह, वन स्टॉप सॉल्यूशन, कुछ और देखने की जरूरत नहीं, ऐसा सॉल्यूशन दूंगा। दूसरा आएगा ESG के अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट शीट ऑलरेडी आउट है। अमेंडमेंट्स का लेक्चर मैं अगले आने वाले 5-6 दिनों के अंदर ही रिलीज कर दूंगा। अमेंडमेंट्स का सेशन एक 5-6 दिन, 10 दिन, जो भी लगता है उस क्राइटेरिया के अंदर, क्योंकि मैं अमेंडमेंट्स के लिए आपके हैंड रिटन भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि वो हैंड रिटन के साथ अमेंडमेंट इशू कर दूं, तो आपकी मेहनत बहुत कम हो जाए, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए। देन आता है राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, जो जेनेरिक आंसर जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है, सर अपने मन से जेनेरिक आंसर में कैसे लिखते हैं, कंटेंट का हेडिंग तो याद हो जाता है, लेकिन अंदर का मन से कैसे लिखते हैं ये हमें समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों के लिए इस बार की इस बैच के लिए यूनिक चीज राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर आऊंगा अगस्त के बाद।
सितंबर में कंप्लीट हो जाएंगे, समझ लेना। 5-6 सेशंस लूंगा ईएसजी के, 5-6 सेशंस लूंगा ड्राफ्टिंग के, 5-6 सेशंस लूंगा सीएसआर के। कैसे आंसर्स लिखते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। एंड बीच बीच में गाइडेंस वीडियोस आते रहेंगे, मोटिवेशनल, कैसे फोकस रखना है, क्या करना है, वो सारी चीजें तो आती ही रहेंगी आप सभी लोगों के लिए, तो उसका तो कोई टेंशन है ही नहीं। बढ़िया है। आई होप आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। सर इन सारी चीजों को आपको अगर एक्सेस करना है, आपको अपडेट्स चाहिए, सब कुछ समझ के लेना है, कहाँ पे आएंगे? तो मैं यहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जोड़ रहा हूँ इस डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नॉन यूनिक स्टूडेंट हो, आप उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे अपडेट्स वहीं पे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर यार लोग, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूं। आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, सब बढ़िया लगता है कंटेंट, डेफिनेटली जाके कमेंट कीजिए। चलो यार लोग, आप सभी लोगों के साथ ऐसी मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।